हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 7th क्लास की हिस्ट्री। हमने जो 7th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करी थी, पहला चैप्टर स्टार्ट किया था हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल मीन्स जांच। तो हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देख चुके हैं। ये हमारा जो पहला टॉपिक कह सकते हैं कि उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम टॉपिक वाइज वीडियोस कवर करते जाएंगे। लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था, वो जो टॉपिक कवर किया था, वो हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और उसके बाद एक टॉपिक कवर किया था हमने कि जो एक एग्जाम्पल देखा था मैप के थ्रू, और उसमें ये देखा था कि कैसे चीज़ें हज़ारों वर्षों के दौरान चेंज हो जाती हैं, परिवर्तन हो जाती हैं। क्योंकि हमने देखा ये मैप, दो मैप देखे थे हमने। ये एक तो 12वीं सदी का मैप देखा था और एक 18वीं सदी का। दोनों में कितना मतलब ज़मीन आसमान तक का फ़र्क है, मतलब एकदम अपोजिट चीज़ें चेंज हुई हैं, बदलाव आया है। तो हमने जो लास्ट टाइम मतलब टॉपिक हमने जो छोड़ा था वो यही छोड़ दिया था हमने। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखे थे और चीज़ें कैसे चेंज हुई ये देखा था। अब जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नई और पुरानी शब्दावली। इसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखो, जब हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं कि हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि हज़ारों वर्षों के दौरान जो है परिवर्तन जो हुए हैं वो मतलब चेंजेज हुए हैं, बदलाव हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे। अब हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से चेंज हुए, कैसे चेंज हुए, क्या हुआ, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, हमारी जो शब्दावली है, वो कैसे चेंज हुई। हमारे यहाँ पर देखोगे जैसे हमारे एक तरह से लैंग्वेज चेंज हुई, वहाँ पर हमारी ग्रामर चेंज हुई और भी कई सारी चीज़ें मतलब इसमें चेंज हुई हैं। ग्रामर वगैरह चेंज हुई और भी मीनिंग चेंज हुई, वो सारे कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो हमारी जो पुरानी टर्मिनोलॉजी क्या थी और आज नई टर्मिनोलॉजी क्या है, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आज के टाइम में हम हिंदुस्तान किसको कहते हैं? पूरे ऑल ओवर इंडिया को कहते हैं। लेकिन क्या पहले भी हिंदुस्तान का मीनिंग क्या पूरे इंडिया के लिए था, या कोई पर्टिकुलर किसी एक पार्ट या एक एरिया को ही हिंदुस्तान कहा गया था? ये सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं और ये चीज़ें कैसे चेंज हुई, कैसे बदलाव आए इनमें, वो सब भी हम देखेंगे। नई और पुरानी शब्दावली। तो हमारी जो नई और पुरानी शब्दावली है वो क्या है? अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ को बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है कि अगर हम टाइम के साथ साथ जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं, जैसे हमने इंडिया का मैप देखा, पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम उलट हो गई। मतलब जो हिस्सा पहले साउथ जो दिखा रखा था वो नॉर्थ में था और जो नॉर्थ था वो साउथ में था, बिल्कुल अपोजिट दिखाया था ना। तो जिस संदर्भ में हमारी जो सूचनाएं बदलती हैं वैसे ही हमारे मतलब भाषा, हमारी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, जो मीनिंग्स हैं वो भी बदल जाती हैं, उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, उनकी ग्रामर चेंज हो जाती है, उनका मतलब जो व्याकरण है वो भी चेंज हो जाती है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं कि जो हमारे हिस्टोरिकल जो भी अभिलेख हैं हमारे, वो कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। कोई एक लैंग्वेज तो नहीं है। कुछ हमारे जो फारसी में मिलेंगे, कुछ हिंदी में मिलेंगे, कुछ संस्कृत में मिलेंगे आपके, कुछ जो आपकी कहते हैं ना, जो आपकी लोकल लैंग्वेज, प्राकृतिक लैंग्वेज, उसमें मिलेंगे। तो मतलब ऐतिहासिक जो अभिलेख हैं हमारे, तरह तरह की जो लैंग्वेज हैं, भाषाएं, उनमें मिलती हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो भाषाएं नहीं बदली होंगी, समय के साथ ये भाषाएं भी बदलती चली गई हैं। मतलब इनके, अब इन भाषाओं में क्या बदला होगा? जैसे इनका जो ग्रामर चेंज हुआ होगा, शब्द जो एक तरह से वोकेब है वो चेंज हुई होगी, वोकेबलरी, उनके मीनिंग चेंज हुए होंगे, कुछ शब्दों के अर्थ बदल गए होंगे। क्या पता किसी जो शब्द का वर्ड का यूज़ आज किसी कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा था, वो पहले किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा था। तो इस तरह से क्या है, हमारी जो भाषाएं हैं उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेज आए हैं, बदलाव आए, और उनकी टर्मिनोलॉजी में भी चेंजेज आए। तो हम ये देखेंगे जो पहले की शब्दावली थी वो मीनिंग क्या था और आज के टाइम में वो मीनिंग क्या है।
उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी। अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो मध्य युग मतलब जो मिडाइवल की हम जो बात कर रहे हैं, मध्ययुगीन मतलब जो हमारा मिडाइवल था, उस टाइम पीरियड में फारसी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। रीज़न क्या था? क्योंकि देखो मिडाइवल में क्या थे, यहाँ मुगल वगैरह आ चुके थे। मुगल क्या है, फारसी यूज़ कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही थी? फारसी। तो एग्जाम्पल उसी हिसाब से लिया है, उसी कॉन्टेक्स्ट में लिया है। तो आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है कि अगर हम मध्य युग की फारसी लैंग्वेज देखें और आज की जो फारसी लैंग्वेज देखें तो वो उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो उसमें क्या भिन्नताएं होंगी? हो सकता है उनकी ग्रामर चेंज है, जो उसके शब्द भंडार है, मतलब उसकी वोकेब है वो चेंज है। समय के साथ उनके क्या है, मीनिंग बदल गए, मतलब अर्थ बदल गए, मायने। आप देखो किसी टर्म को ले लो, कोई एक वर्ड ले लो, उस वर्ड को अगर आप अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हो तो उसकी कुछ और मीनिंग निकलेगी। मतलब हम कहाँ किस तरह से उस टर्म को यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग होती है। पहले के टाइम में मतलब उस वर्ड को कुछ और बोला, उस वर्ड के मायने कुछ और थे, मीनिंग कुछ और थी। आज के टाइम में उसके मायने कुछ हैं, मीनिंग कुछ हैं। तो हम यही तो देख रहे हैं कि हजारों वर्षों के दौरान जो चेंजेज हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, बदलाव हुए हैं, उनकी तो हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कैसे बदलाव आए। तो अब वो कोई किसी एक चीज़ में बदलाव नहीं आए, लोगों के लिखने पढ़ने बाकी चीज़ें भी, उनमें भी क्या है, बदलाव आए, चेंजेज आए। एरिया बदला, जैसे हमने देखा ना कि जो इंडिया का मैप बिल्कुल अपोजिट है, तो उनमें भी बदलाव आए हैं। तो मतलब जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने उनके जो हिस्ट्री लिखने के तरीके, उसमें भी चेंजेस आए, बदलाव आए। पहले लोग, ऐसा नहीं है कि जो पहले वालों ने कह दिया बस उसी की तरह उसी ढर्रे पे चलकर हमने हिस्ट्री लिखना शुरू कर दिया। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण कि मतलब ये सिर्फ व्याकरण या शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो चेंजेस आए, ये जो डिफरेंस आए हैं वो सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही है, बल्कि यहाँ तक कि समय के साथ जो उन शब्दों के मीनिंग है या अर्थ हैं वो भी बदल गए हैं। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, और ये एग्जाम्पल से आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनता है। वो पूरा यही पूछ लेगा इस एग्जाम्पल से कि पहले हिंदुस्तान की मीनिंग कैसे, आप मतलब एक्सप्लेन करो कैसे हजारों वर्षों के दौरान जो है नई शब्दावली से पुरानी शब्दावली मतलब चेंजेज आए, बदलाव आए। तो ये पूरा एग्जाम्पल आपको वहाँ पर लिखना होता है, और एक तरह से कई बार ये पूछ भी लिया जाता है कि एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करें इस तरह से। तो आप वहाँ एक अच्छा आपको एग्जाम्पल मिलेगा हिंदुस्तान शब्द का। तो देखिए कैसे, मतलब पहले हिंदुस्तान शब्द हम किस लिए यूज़ करते थे, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो क्या पहले इसके मायने क्या थे, आज इसके मायने क्या हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं कि आज हम जो हिंदुस्तान टर्म यूज़ कर रहे हैं, वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में हिंदुस्तान, वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो पूरे भारत के लिए यूज़ कर रहे हैं कि एक ऐसा मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र, मतलब एक तरह से राष्ट्र राज्य के रूप में हम देख रहे हैं हिंदुस्तान को, कि हम पूरे भारत को ही क्या है हिंदुस्तान कह रहे हैं। हम कहते हैं कि जो इंडिया के बहुत सारे नाम है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं उनके नाम। तो आज हम जो हिंदुस्तान है वो किसको कह रहे हैं, ऑल ओवर पूरे इंडिया को या पूरे भारत को हम क्या है हिंदुस्तान कह रहे हैं। लेकिन जो 13वीं सदी में, अब इसको ध्यान से देखना, जिनके पास बुक है वो अंडरलाइन ज़रूर करें और ये इसको फोकसली देखें, जिससे कि आप अच्छे से मतलब इन क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार क्या नाम था उस इतिहासकार का, मिन्हाज-ए-सिराज। देखो जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो मतलब बच्चे 6 क्लास के उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। मतलब जो 1 लाइनर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों से कि जो 13वीं सदी में किस जो मिन्हाज-उल-सिराज ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया था, या मतलब हम कह सकते हैं कि कौन इन क्षेत्र के लिए जो हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था वो कौन थे। तो इस तरह से कैसे भी वो घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा। मैं ये पूरा जो पैराग्राफ है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इतिहासकार जो थे मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द की, जो ये हिंदुस्तान शब्द है ये कौन थे, ये फारसी इतिहासकार थे। कौन? मिन्हाज-ए-सिराज। तो 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था
तो इसका आशय पंजाब। अब मतलब उन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द यूज किया था वो किस किस के लिए यूज किया वो देखो। तो उन्होंने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाके से था। अब आप देख रहे हो नॉर्दर्न वाला एरिया, जो हमारा नॉर्दर्न वाला एरिया जो मतलब यहाँ पर आपका पंजाब और हरियाणा, मतलब इस तरह से पंजाब हरियाणा वाला एरिया आ गया, गंगा यमुना के बीच स्थित वाला एरिया जो यूपी वाला एरिया है वो आ गया। तो ये पर्टिकुलर एरिया अब वो आया तो उधर से ही था, ठीक है। तो इस वजह से उसको एरिया वही दिखा, तो उसने क्या किया, उसी एरिया को मतलब क्या कह दिया, हिंदुस्तान कह दिया, ठीक है। क्योंकि वो इंडस वैली जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी है वहां पर था, तो उसने उस एरिया को क्या कह दिया, हिंदुस्तान कह दिया, ठीक है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। देखो ये नदन, अब दिल्ली उधर ही था आपका, तो नदन वाला ये जो एरिया है, नॉर्थ वाला जो एरिया आता है, मतलब उत्तर वाला जो एरिया आता है, वो सारा इसमें राजनीतिक रूप से उसने इसका मीनिंग निकाला, उन्होंने इसका अर्थ रखा। तो उन्होंने क्या है, हिंदुस्तान मतलब ऐसे उस वाले एरिया को कह दिया, उस पर्टिकुलर एरिया को कहा जहां पर जो दिल्ली सल्तनत थी, या क्यों, क्योंकि वो आया उसी टाइम पे था, जब उसी टाइम पे आया था जब यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य था, तो किसी मुगल राजा के यहाँ दरबार में वो आया था, तो उसने उसी वजह से उसको एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि राजनीतिक मीनिंग में इसका जो ये वाला जो जो एरिया वो कवर कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत जो एरिया कवर कर रही थी, उस एरिया को उन्होंने क्या कह दिया, हिंदुस्तान कह दिया। वहाँ उन्होंने इसमें ना तो नदन वाला, सॉरी साउथर्न वाला, सदर्न वाला एरिया कवर किया, ना आपका जो पूर्वी वाला एरिया कवर किया है, ना आपके पश्चिमी जो, ना वेस्ट ना ईस्ट, वो कवर नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ उस एरिया को हिंदुस्तान कहा है जो मतलब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ रहा था, तो उधर वाला ही आ रहा था, नॉर्थ वाला एरिया आ रहा था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ गए। अब जैसे जैसे मतलब जो आपकी सल्तनत है, मतलब जो मुगल साम्राज्य है, उन्होंने अपने साम्राज्य को जब बढ़ाना शुरू किया, तो इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ गए कि जो जो क्षेत्र वो कवर करती जाएगी दिल्ली सल्तनत, उसको हिंदुस्तान कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो इसका मतलब हिंदुस्तान जो टर्म यूज किया था, शब्द उन एरियाओं के लिए किया था जहां पर दिल्ली सल्तनत थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दिल्ली सल्तनत तो अपना एरिया बढ़ाएगी, विस्तार करेगी, तो वो सारा किस में कवर होता चला जाएगा, हिंदुस्तान में। तो इसके क्या है, एरिया भी बढ़ने लगा था। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। लेकिन इस हिंदुस्तान शब्द में कभी भी मिनाज-उस-सिराज ने दक्षिण वाला जो एरिया है वो कभी कवर नहीं किया, या उसका समावेश नहीं हुआ इसमें, हिंदुस्तान शब्द में। ये तब की बात कर रहे हैं, अब तो है, अब तो पूरा ऑल ओवर इंडिया कवर हो रहा है इसमें। इसके विपरीत, अब इसके उलट, मतलब ये तो उन्होंने यूज कर लिया था मिनाज-उस-सिराज ने, इसके उलट ही 16वीं सदी में, मतलब वहाँ 13वीं सदी में मिनाज-उस-सिराज ने मतलब किस एरिया को कहा था, हिंदुस्तान, वो एरिया जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ रहा था। वैसे ही इसके बिल्कुल उलट जो था, 16वीं सदी के आरंभ में, बाबर कौन था, ये मुगल एक एम्परर था, सॉरी मुगल एक सम्राट था, ये आया था यहाँ पर, इन्होंने जो अपनी सल्तनत स्थापित करी थी, मतलब एक तरह से जो आप कहोगे जो अकबर है, अकबर के फादर हुमायूं थे, हुमायूं के फादर बाबर थे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अकबर के जो दादा दिए हैं, मतलब उनको, मतलब क्या है, उनकी बात हो रही है। तो वो जब हिंदुस्तान में आए थे, तो उन्होंने जो आपका जो हिंदुस्तान शब्द है वो किसके लिए यूज किया वो देखते हैं। तो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। अब देखो, उन्होंने जो मिनाज-उस-सिराज ने तो पॉलिटिकल रूप से ऐसे एरिया को हिंदुस्तान कह दिया जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ जो बाबर है वो हिंदुस्तान टर्म है वो किसके लिए यूज कर रहा है कि जो इस महाद्वीप में जो भी भौगोलिक स्थिति है, मतलब यहाँ जो पेड़ पौधे वगैरह, पशु पक्षी जो भी मिल रहे हैं, उन मतलब ऐसे एरिया को, यहाँ के निवासियों की जो कल्चर है कि मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं, जिस तरह से जो कल्चर अपनाते हैं, उसको क्या है, इन्होंने हिंदुस्तान कर दिया। मतलब जहाँ सिमिलर ये कल्चर वगैरह आपको मिलेंगी, उनको हिंदुस्तान कह दिया।
यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी के ही कुछ समान था, कि मतलब ये जो हिंदुस्तान मतलब जो टर्म यूज़ किया था वो 14वीं सदी में एक कवि आए थे अमीर खुसरो, उनके द्वारा एक शब्द यूज़ किया था हिंद, उसके कुछ क्या है समान ही था। हिंदुस्तान मतलब सिमिलियर वर्ड है, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक या राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हुए थे जो आज हम जोड़ते हैं। कि मतलब जो हिंदुस्तान जो शब्द मतलब जो भारत के लिए जो यहाँ पर यूज़ हो रहा था हिंदुस्तान शब्द, वो एक ऐसी भौगोलिक या सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से बे राजनीतिक और राष्ट्रीय मतलब अर्थ नहीं जुड़े हुए थे जो आज के टाइम में, कि जो आज हम ऑल ओवर मतलब राजनीतिक पॉलिटिकल रूप से पूरे क्षेत्र को रीजन को हम देख रहे हैं कि वो हिंदुस्तान टर्म यूज़ हो रहा है। पहले के टाइम पे नहीं था। कभी की बात हो रही है जब आपका बाबर यूज़ कर रहा है टर्म, कौन सी आपकी हिंदुस्तान, तो तब वो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से मतलब इस तरह से पहचाना जा रहा था। मतलब ये पॉलिटिकली रूप से पूरे उसको हिंदुस्तान को नहीं देखा जा रहा था। अब है कि किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? अब आप देख रहे हो कि पूरा मतलब उस टाइम में मैप देखो, दोनों जो मैप थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। हम टर्म जो यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज के टाइम में हम हिंदुस्तान किसके लिए, पूरे इंडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या है एक पर्टिकुलर एरिया को हिंदुस्तान बोला जा रहा। तो इतिहासकार जो हिस्ट्री मतलब इसको लिखते हैं, इतिहास को लिखते हैं, उनको बहुत सावधानी पूर्वक मतलब बहुत ध्यान से क्या है शब्दों का प्रयोग करना होता है, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। क्योंकि जो पुराने टाइम में अतीत में उन जो वो शब्द हैं उनके कुछ अलग ही मीनिंग थे, आज के टाइम में उनके कुछ अलग ही मीनिंग है। उदाहरण के लिए अब विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए। अब यहाँ देखो एक टर्म दे रखा है एग्जाम्पल के लिए कि विदेशी शब्द। अच्छा, आज के टाइम में आप विदेशी किसे कहोगे, फॉरेनर किसे कहोगे, जो किसी दूसरे देश का होगा, मतलब कोई चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, जो पाकिस्तान हो गया, कुछ भी मतलब दूसरे कंट्री से जो इंसान आ रहा है वो हमारे लिए क्या है, फॉरेनर है, मतलब हमारे इंडिया का नहीं। आपको पता है कि पहले के टाइम में फॉरेनर किन के लिए यूज़ होता था? पहले के टाइम में फॉरेनर वर्ड या विदेशी शब्द उसके लिए यूज़ होता था जो आपके लिए अजनबी था, जिसे आप नहीं जानते थे। जैसे मान लो एक गांव में लोग रह रहे हैं, अब वहाँ पर दूसरे गांव से मतलब कोई दूर का गांव रहा होगा, वहाँ से अगर कोई इंसान आ जाता है तो वो उस गांव के लोगों के लिए क्या है, फॉरेनर है। आज आप देखो, हालांकि जैसे मान लो आप ईस्ट वाले उनकी स्टेट की तरफ चले जाओ, वो आपसे काफ़ी डिस्टेंस में, उनकी बोली, भाषा, लैंग्वेज सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी वो हिस्सा तो इंडिया का ही है। फिर भी हम उन्हें कहेंगे कि ये हमारे ही हिंदुस्तान के या हमारा ही है, हमारे ही देश के। लेकिन अगर मान लो कोई नेपाल से आता है, चाइना से आए, तो क्या कहोगे आप, ये फॉरेनर है, विदेशी है। वही हम कह रहे हैं कि पहले जो विदेशी शब्द यूज़ होता था, ये एक सीधा साधा शब्द है जो पहले किसके लिए यूज़ होता था, कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे हम अनजान हो, जिसे हम जानते ना हो, चाहे वो भले ही कोई दूसरे गांव का ही क्यों ना हो, मतलब दूसरे स्टेट का ही क्यों ना हो, आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस पे मतलब रह रहा हो, जो आप जिसे नहीं जानते हो, उसके लिए भी क्या है, हम विदेशी टर्म यूज़ करते थे। पहले की बात हो रही है, आज नहीं। आज हम विदेशी टर्म किस में यूज़ कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, जो मतलब दूसरे देश से है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि सिर्फ एक शब्द की और दोनों के मायने बिल्कुल कितने हजारों सालों के दौरान देखो कितने चेंज हो गए, कितने बदल गए। पहले विदेशी किसको कहा जाता था, अजनबी को, लेकिन आज विदेशी आप किसको कह रहे हो, आज आप दूसरे देश का जो नागरिक है उसको आप विदेशी कह रहे हो। हमारे लिए इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, मतलब विदेशी शब्द का हमारे लिए क्या मीनिंग है, कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। लेकिन जो मध्य युग में है, मध्य युग में मानो किसी गांव में, कि मतलब जब हम मिडाइवल की बात कर रहे हैं, मध्य युग की बात कर रहे हैं, तो मान लो किसी गांव से आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता है। लेकिन जो पहले के मध्य युग की बात कर रहे हैं, मिडाइवल की, तो उस टाइम में क्या है, किसी गांव से आने वाला ऐसा व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, जो हमारी मतलब हमारी सोसाइटी से ना हो, समाज से ना हो, हमारी कल्चर अलग हो, और मतलब तो उसको हमने कहा है मतलब हमारी संस्कृति का हिस्सा ना हो,
उसको हमने विदेशी कह दिया। लेकिन आज के टाइम में आप देखो, जैसे ईस्ट वाले हमारे जो स्टेट हैं उनकी कल्चर अलग है, साउदर्न जो साउथ की तरफ है उनके कल्चर अलग है, नॉर्दर्न की उनकी अलग है, वेस्ट की अलग है। तो लेकिन क्या हमने उनको कह दिया कि ये विदेशी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो है तो इंडिया का ही हिस्सा। आज हम ऑल ओवर रीजन को जो ले रहे हैं वो इंडिया में ले रहे हैं, लेकिन पहले जो विदेशी टर्म यूज किया जा रहा था, आज के टाइम में किसको बोला जा रहा है कि जो हमारे इंडिया का हिस्सा ना हो या बाहर का हो, विदेश का मतलब दूसरे देश का हो। लेकिन पहले विदेशी शब्द उनके लिए यूज़ किया जा रहा था जो उनकी कल्चर से जुड़ा ना हो, उनकी सोसाइटी से जुड़ा ना हो और अनजान हो, दूसरे गांव का हो, उसको ही क्या कहा जा रहा था? विदेशी। लेकिन आज अगर कोई हमसे अनजान है, हम उसकी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन और है वो इंडिया के किसी स्टेट का, तो हम उसे विदेशी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो है तो इंडिया का ही हिस्सा। तो ये पूरा पैराग्राफ ही इम्पोर्टेंट है। मैंने शुरुआत में ही कहा अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन का आंसर भी है, पूरा पैराग्राफ ही। जो उस समय संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसा व्यक्ति जो हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। पहले यूज़ नहीं होते थे कि ये तो आपके जो दादी दादा है या पूर्वजों से पूछ, मतलब जो आपके दादी दादा वगैरह उनसे आप पूछोगे तो पहले मतलब विदेशी के लिए क्या टर्म यूज़ होती थी? परदेसी वगैरह, ये इस तरह से उनको बोला जाता था। तो परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। मतलब हिंदी में तो हम ऐसे लोगों को क्या कह देते हैं, जो जिनको जानते नहीं है उनको परदेसी, और जो फारसी टर्म होता है उनके लिए अजनबी होता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। इसीलिए अगर कोई, और हाँ, अगर कोई नगरवासी होता था, मतलब शहर में रहने वाला इंसान, अगर कोई गांव का आ जाता था या वनवासी आ जाता था, तो वो भी उनके लिए क्या है? विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक, जाति या परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। लेकिन मान लो अगर एक ही गांव में मतलब दो किसान रह रहे हैं, वो अलग अलग धर्म के हैं या कल्चर के हैं अलग अलग के, लेकिन वो एक ही गाँव में रह रहे हैं, तो जातिगत परंपराओं से जुड़े ना होने के बाद भी, मतलब अलग होने के बावजूद भी, वो एक दूसरे को क्या है? विदेशी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अनजान नहीं है, एक दूसरे को जानते हैं, वो विदेशी नहीं कहलाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे जो शब्द हैं वो पुराने शब्द क्या पुराने टाइम में हम उनकी क्या मीनिंग निकालते थे, आज के टाइम में उनकी क्या मीनिंग निकालते हैं, मतलब किस तरह से जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, मतलब शब्दावली है, उसमें चेंजेज आए, बदलाव आए, ये हम इस टॉपिक में कवर कर चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इतिहासकार और उनके स्रोत की। मतलब जो हिस्टोरियंस हैं, अगर हिस्ट्री लिख रहे हैं, मतलब इतिहास लिख रहे हैं, तो वो कहाँ से रिसोर्स देखते हैं, या उन कहाँ से ये जो आपके हज़ारों सालों के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं टर्मिनोलॉजी में, शब्दावलियों में, ये इनको किस तरह से वो मतलब निकालते होंगे खोज के, किस तरह से लिखते होंगे, कहाँ से ये सारी चीज़ें प्राप्त करते होंगे, क्या सही है उसको लिखते होंगे, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपका जो ये पूरा जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।